very good evening to everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start the chapter that is internal reconstruction, which is going to be very important and easiest chapter of cooperating accounting. So please share this video to your all friends whosoever in graduation and let them know about the video and make them understand about the internal reconstruction. So let's get started with the meaning of internal reconstruction as it is part of the amalgamation of the companies. तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं amalgamation के बारे में, तो इसी का सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं या लेसन नंबर 2 कह सकते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में अगर हम दोबारा से किसी भी थिंग्स को या किसी भी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स को हम रेक्टिफाई करते हैं, उस चीज़ को ठीक करते हैं, तो उसको ही हम रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। अपनी कंपनी का दोबारा से निर्माण विद द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग, यानी जो चीज़ें ऑलरेडी थी उन्हीं का ही मेंटेनेंस करा करके हम किसी भी अपनी कंपनी को दोबारा से रन आउट करते हैं। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होता है और एक होता है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। और जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन करी जाती है जहाँ पे हम अपने कंपनी के अंदर की चीज़ों को ठीक करते हैं। एज लाइक अगर आपको कोई फर्नीचर ख़राब है, कोई भी एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ अपने इंटरनली आते हैं, आपको जैसा पता होगा। तो जो भी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे फर्नीचर ख़राब है, हमारे फैंस में कोई प्रॉब्लम है, एज इट इज़ एसेट ऑफ आवर कंपनी, तो एम्प्लॉयज़ की बात है, कुछ भी फंड्स हैं, कुछ भी है, तो ये हमारे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में आता है। अभी हम इसको फर्दर बढ़ते हैं। और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होता है जैसे क्रेडिटर्स हो गए या फिर ऐसी चीज़ जो हम जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स एट ऑल। और यहाँ पे मीनिंग दे रखा है कि जो भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी कॉपी के अंदर कि यहाँ पे जो रिकन्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए वर्बली भी। अब हम प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स अ स्कीम अंडरटेकन टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर क्या कैपिटल्स में कोई चेंज या फिर किसी भी इंटरनली कोई चेंज आता है और उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। उसको दोबारा से चेंज करना, उसको अंडरटेकिंग करना, दिस इज़ व्हाट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको फर्दर भी बता रखा है कि इसमें क्या आता है कि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन एज इज इट इज़ टू एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का जैसे हमें पता था कि 5 केसेस जो हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही ट्रिक्स है, जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन होता है वो सेम टू सेम एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कहलाता है, जहाँ पर वो पाँचों के पाँचों केसेस जो हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं आपको दोबारा से इसकी वीडियो आएगी अभी चैनल पे अमलगमेशन की, तो आप वहाँ से सीन आउट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे पूरी की पूरी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, आपको गोइंग थ्रू करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक थिंग्स हैं जो कि, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप इसे खुद से एक बार गो थ्रू करेंगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करती हूँ, दैट इज़ व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर क्या रीजंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट रीज़न है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, या तो फिर ऐसा होता है कि एसेट को ज़्यादा दिखा रखा होता है या फिर लाइबिलिटीज़ को कम दिखा रखा होता है, तो उस केस में भी हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का इंटरनली रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तब हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि कंपनी जो है वो बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम से, तो ये हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस है कंपनी के पास और कंपनीज़ के जो लॉस है ना वो मतलब आप फेयरली उसको ना डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कंपनी ढूंढ नहीं पा रही है कि क्या किस मतलब रीज़न क्या है लॉस होने के। और लास्ट रीज़न हो सकता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो सिंपल नहीं हो पा रहा है। एज लाइक जो कैपिटल है, जो जितने भी ऑनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। किसी ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए अगर इस तरीके से दिए हैं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है कि कैपिटल कहाँ गया, कितने रुपए किस चीज़ में लग रहे हैं, क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। तो इसको भी सिम्प्लिमेटिक करने के लिए हमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करना होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी जो हमारा मेन अकाउंट बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, जो इस चैप्टर में होने वाला है। दिस इज़ व्हाट कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट
इसके बहुत सारे नेम हैं, जैसे कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिकग्निशन अकाउंट। इसके 3 और 4 नेम्स हैं, बट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाइए, रिडक्शन अकाउंट बनाइए। तो ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है कि ये आप 8 मार्क्स में 10 मार्क्स में कि इसको आपको प्रिपेयर आउट करना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ जर्नल एंट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ रीजंस गिवन है जिस भी तरीके से हम अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं जिसकी जर्नल एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम नीचे फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। सबसे पहली एंट्री हो सकती है कि कभी भी न्यू शेयर्स को इशू कर दिया है, सबसे फर्स्ट एंट्री वुड बी दिस। सेकंड हो सकती है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अपने शेयर्स का कन्वर्जन करना इनटू द न्यू शेयर्स। किसी भी नए शेयर्स में आप अपने शेयर्स का कन्वर्जन कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके शेयर्स जो थे वो 100 रुपीज़ के थे, आपने उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आपके शेयर्स 10 के थे, आपने 100 में इशू कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो ये एंट्रीज होती है। इसकी एंट्री क्या होती है, आप यहाँ पे एंट्री दे रखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम होती है, बट आपका जो ऊपर होता है वो नया, जो ओल्ड होता है उसको हम डेबिट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और नीचे नए वाले को क्रेडिट करते हैं। और जो अमाउंट एक्स्ट्रा होता है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट, अगर वो ज़्यादा है तो डेबिट करेंगे, अगर वो कम है तो क्रेडिट करेंगे। दिस इज़ व्हाट, जो भी डिफरेंस होता है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाता है। अभी हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का भी पूरा फॉर्मेट देखेंगे नीचे, पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। एंट्रीज को आप एक बार समझ लो, उसके बाद वो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करना। इसका मतलब है कि छोटे छोटे नंबर्स इन द सेंस कि आपने 1.5 लाख के शेयर्स पे 100 रुपये का एक शेयर है, तो आपने 10 रुपये का एक शेयर, मतलब 10 रुपीज़ में उसको डिवाइड कर दिया, और हर एक शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप होने। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि सारे शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। इधर वो 8 रुपये पे फुल्ली पेड अप है या वो 6 रुपये पे फुल्ली पेड अप है, आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ये शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप है, तभी आप उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ये कि आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करें। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि जितने भी शेयर्स आपके पास थे आपने उनका एक स्टॉक बना लिया, और अब आप उसको इशू नहीं करेंगे, आप उसको कंपनी में एज ए स्टॉक रखेंगे। तो वो आपके शेयर्स आपने वापसी ले लिए हैं किसी भी शेयर होल्डर से। तो इसकी 2 एंट्री होंगी, या तो अगर आपने शेयर्स को क्या किया है, स्टॉक में कन्वर्ट किया है, तो सबसे पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर ख़त्म करना है तो डेबिट होगा। और इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपने स्टॉक्स को, आपके पास स्टॉक था, आपने उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी की उल्टी एंट्री होगी एज इट इज़, एज लाइक स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक हमारे पास क्या एसेट होती है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल घट रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को हमने सरेंडर कर दिया, यानी कि किसी भी शेयर होल्डर के पास कोई सा भी शेयर था, हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया कि भाई अब हम इस शेयर्स को नहीं रखेंगे, हमारी तरफ से हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो हमारे शेयर्स किसी भी काम के नहीं है, तो वो सरेंडर आउट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कैपिटल कम हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है, इसकी 2 एंट्री होती हैं कि आपको ये अकाउंट, क्योंकि आपका जो कंपनी, जो जितना भी शेयर होल्डर था उसका जो पैसा था उसको आपको यूटिलाइज तो करना ही है, क्योंकि आपने उसको मना करा है ना, बट उसका जो पैसा है एप्लीकेशन का वो तो आपके पास है ना, तो वो पैसा आप किस में डालेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो भी आपका आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे उसमें पैसा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर। अनइशूड शेयर मतलब जो शेयर हमारे पास अभी हमारी कंपनी में हमने उसे इशू नहीं करा था, हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया कि अब हमें इसे इशू तो नहीं करना है। तो नॉर्मली इसकी एंट्री जो है वो इसकी एंट्री नहीं होती है, बट ये आपको बुक्स में शो करना होता है। इसको मैं अभी आगे बताऊंगी किस तरीके से इसकी शोइंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया। कई बार क्या होता है कि कंपनी कहती है कि नहीं भाई मैंने 12% शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने इशू करा था, अब मेरे को उसे कन्वर्ट करना है, मुझे उसका 10% अब इशू करना है। तो सेम जैसे शेयर्स की एंट्री हुई थी, सेम इसकी एंट्री होगी। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं और उसने कहा 12% इशू करूँगा, तो 12% शेयर कैपिटल से क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। और जो बैलेंस बचेगा वो रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। यही डिफरेंस होता है।
तो ये तो कुछ चीज़ें थी, क्या हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हो सकती हैं जो जिसकी एंट्रीज हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। अभी जो हमने ऊपर जितनी भी जर्नल एंट्रीज पढ़ी है, अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो हमने पढ़ी थी कि अगर जो शेयर इशू वाला जो हमने पढ़ा था ऊपर की, शेयर अगर हमने इशू करने की उसकी फेस वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि पुराना शेयर तो हमने कोई मान लो 10 रुपये का था, उसने कह दिया अब मुझे 100 रुपये का इशू करना है, ठीक है, या फिर 100 रुपये का शेयर था, उसने कहा भाई मुझे अब 10 रुपये का शेयर इशू करना है। ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर क्रिएट होगा अगर आप एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप ओल्ड अमाउंट होगा उसको आप डेबिट करेंगे पूरे अमाउंट से, फुल्ली पेड अप अमाउंट से, और नए जो भी शेयर नए इशू करे गए हैं उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपने रिडक्शन कर दी है शेयर कैपिटल में, बट क्या हो उसकी फेस वैल्यू चेंज है, यानी कि 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये में ही आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो सिंपल, अगर खत्म ही कर दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे एज इट इज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है बिल्कुल भी, कि आपका जो भी अमाउंट रिडक्शन है या फिर प्रॉफिट है, लॉस है, वो डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हेन शेयर्स आर कंसोलिडेटेड। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि अगर शेयर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, यानी कि 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में बिक रहा है या फिर खरीद रहा है कोई, तो इन दिस सेंस कि शेयर कैपिटल जो भी 10 रुपये से है वो डेबिट, और जो नया जो भी न्यू होगा, न्यू आपका हमेशा क्रेडिट होगा, तो न्यू जो भी आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कि अगर शेयर सब डिवाइडेड हो रहे हैं, यानी कि उल्टा हो रहा है कि 100 रुपये का शेयर है वो 10-10 रुपये में वो डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दिस सेंस वही उल्टा होगा कि आपको पुराना अमाउंट जो भी है वो डेबिट होगा और जो नया अमाउंट है वो क्रेडिट होगा एज इट इज़। नेक्स्ट एंट्री आपके पास कि कोई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिटर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि क्रेडिटर आपका फ़ायदा करवा रहा है। क्रेडिटर ने कहा भाई मुझे ये पैसे मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर आप इसको मुझे कम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रुपये दे दो, तो क्रेडिटर्स को हम डेबिट कर देंगे और रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे एज इट इज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है ये। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट एंट्री में कहता है एसेट की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गई है, यानी कि बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली अगर एप्रिशिएट होगी यानी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्री कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, तो सेम उल्टा कर देंगे इसको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो कम हो रही है एसेट, और लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। सेम ऐसा लाइबिलिटी के साथ भी होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अगर लाइबिलिटी जो है वो कम होती है, तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है हमारे पास। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट होता है, जैसे कि नॉर्मल जो बेसिक रूल्स हम पढ़ते हैं वो वाले। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिकॉर्ड अगर हम करते हैं कोई नई लाइबिलिटी, तो ऑब्वियसली अगर कोई नई लाइबिलिटी हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है तो हमारी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि लॉस ही एक तरीके से, तो वो हमारे पास जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो डेबिट होगा। जो नई लाइबिलिटी है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट के अंदर, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, और कंसर्न प्रोविज़न अगर उसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रोविज़न तैयार कर रहे हैं तो भी हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो साल के बीच में होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उसको अगर हमें पे आउट करना है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और हम किससे पे करेंगे, उसको बैंक से करेंगे ऑब्वियसली, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारे बैंक में पैसा कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हेन रिकॉर्डेड एसेट आर डिस्पोज्ड ऑफ, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास कोई एसेट थी उसको हम डिस्पोज कर रहे हैं, उसे हम ख़त्म कर रहे हैं, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट हमारी कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर डिस्पोज करने पर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी उसको बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर अनरिकॉर्डेड थी तो हमारे पास उसका कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं था, तो हमें प्रॉफिट और लॉस का तो नहीं पता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सिंपल। हमें स्टार्टिंग का इसका प्राइस ही नहीं पता कि इसमें प्रॉफिट है लॉस है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली इसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा हमारी कंपनी के लिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या और अगर कोई प्रोविज़न
तैयार कर रहे हैं, बैड डेट्स है तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी डाउटफुल डेट्स हम बनाते हैं उसके लिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा जो है वो डूब गया। बैड डेट्स यानी कि पैसा हमारे पास डूब गया, तो जो भी डेटर्स हैं हम, यानी कि उससे हमें पैसा नहीं मिलना है, तो जो भी हमारे बैड डेट्स होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जो भी हम उसके लिए प्रोविज़न अगर तैयार करा हुआ है बाई चांस से, तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे, और सारा का सारा अमाउंट किस में आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कभी भी शेयर्स जो है वो स्टॉक में कन्वर्ट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक, और अगर उल्टा होता है तो शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एज इट इज़ रहता है जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर पेड, कोई भी रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी बीच में खर्चा हो गया था तो उसको हमें पे आउट करना है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा कंपनी के लिए, और किससे पे करेंगे, बैंक से, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन फाइनेंस इज रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, इसका मतलब है कि जो भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी हमें फाइनेंस चाहिए, हमें हमारे पास पैसा चाहिए कंपनी में, और हमने उसके लिए शेयर इशू कर दिया कि भाई मुझे कंपनी में इतना पैसा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने इस शेयर्स को इशू कर दिया कि मुझे इस वजह से पैसा चाहिए। तो उसमें सिंपल होता है जैसे हम अपनी हर एक एंट्रीज़ में करते हैं शेयर्स की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए और उसने इसलिए शेयर इशू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो ये एंट्री इस तरीके से होगी। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि अरियर हो गया, कहता है कि अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर कैंसल्ड, कि कोई भी पैसा नहीं दिया था प्रेफरेंस शेयर्स पे तो उसको कैंसिल कर दिया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और कहता है कि अगर चेंज हो गया रेट, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब प्रेफरेंस शेयर्स का रेट चेंज हो जाता है तो जो ओल्ड शेयर्स, जैसे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनका परसेंटेज डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर का जो भी परसेंटेज होगा उससे क्रेडिट करेंगे, सेम जैसा शेयर्स में करते हैं। और जैसे कि अगर अब डिबेंचर्स में भी ऐसा होता है तो ओल्ड डिबेंचर्स के परसेंटेज को डेबिट करके न्यू परसेंटेज के डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, सिंपल एज इट इज़। जैसे शेयर्स में होता है वैसे प्रेफरेंस शेयर्स में भी होगा और डिबेंचर्स में भी होगा। नेक्स्ट एंट्री भी सेम है जैसे कि इशू शेयर्स में है कि अगर नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और कोई भी डिबेंचर होल्डर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो सेम होगा, ओल्ड वाले को डेबिट, नए वाले को क्रेडिट, और जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा। इधर वो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, जो भी अमाउंट जो है वो लेफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है कि सेक्रीफाइस हो रहा है, जो भी डिबेंचर होल्डर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स को, तो इंटरेस्ट अगर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कोई भी दिया नहीं था पहले, आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से हम उसको कंप्लीट आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कभी प्रोविज़न बना लिया टैक्स के लिए, ये तो बहुत कॉमन वाली बात है रिवैल्यूएशन की तरह, कि अगर हमने कोई भी प्रोविज़न बना लिया टैक्स के लिए, कैपिटल रिजर्व है, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी पर्पज़ के लिए हमें कह दे कि आप इस चीज़ को यूज़ कर लो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लो, तो जैसा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट और कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे, और जितना अमाउंट जो आएगा वो कैपिटल रिडक्शन से हम कवर आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट होता है हमारी कंपनी के लिए, जितने भी प्रीमियम्स होते हैं, जितने रिजर्व्स होते हैं, वो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट आते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास कि जितनी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होगा, गुडविल होगी, प्रीमियर एक्सपेंसेस होंगे, डिस्काउंट होंगे शेयर डिबेंचर्स पे, अगर वो राइट ऑफ हो रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट राइट ऑफ हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, कोई और एसेट राइट ऑफ हो रही है, तो उस केस में हम सबको क्रेडिट करेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे P&L, गुडविल, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर्स, अदर एसेट्स, और कोई भी कैपिटल रिजर्व अगर वो बचा है कहीं पर बैलेंस में, तो ये सब क्रेडिट होंगे, और जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में जाएगा। ये सारी की सारी कुछ एंट्रीज थी जो हमने अभी देखी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आप ज़रूर अच्छे से, आप इसको एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है। तो जब भी आपकी कंपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट होती है तो वहाँ पर ये अकाउंट बनता है, और ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ भी वहाँ पर सोल्ड आउट होती हैं। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इजी है। उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले देख लेना। उसके बाद हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम सेकंड पार्ट में करते हैं, और आप इन एंट्रीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बहुत ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है, बस आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो काम हो।
thank you everyone for watching this video, and it is very helpful video for all students of undergraduation. So please watch it again and again, and if you have any query, please let me know in comment section, and I will provide second part in next video, which will contain about the internal reconstruction amount and account, whatever account it is needed in this chapter. I hope you will understand the chapter. So please share this video to your all friends and subscribe this channel. So thank you for watching this video everyone.